नमस्कार दोस्तों, जीएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज अपन साइंस का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं और लगभग आज से जो जीएमडी स्टडी है इस पर रोज़ाना साइंस की क्लास स्टार्ट होगी, तो आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, आज अपन जो साइंस स्टार्ट कर रहे हैं इसमें अपने को 3 पार्टों का अध्ययन करना होगा। वो देखिए कौन कौन से हैं। पहला तो है अपने पास जीव विज्ञान, ठीक है। इसके बाद में अपने को रसायन विज्ञान का अध्ययन करना होगा। इसके बाद में अपने को भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना होगा। ये तीनों की तीनों क्या है, विज्ञान की शाखाएं हैं। इनके आगे और भी पार्ट्स हैं, वो अपन रेगुलर स्टडी के साथ साथ उनको अध्ययन में करते हुए चलेंगे। लेकिन अपन बात करते हैं आज जीव विज्ञान की, ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करेंगे रसायन विज्ञान की और उसके बाद में अपन बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। जीव विज्ञान में अपन नाम से ही सिद्ध हो रहा है, देखो, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। देखो, जीवों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसमें जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाएगा, रसायन विज्ञान में रसायनों का अध्ययन किया जाएगा और भौतिक विज्ञान में भौतिकी का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। अब आज अपन स्टार्ट करेंगे सिर्फ जीव विज्ञान में अपना जो पहला टॉपिक होगा। आज अपन स्टार्ट करते हैं सेल से। इसको बोलते हैं कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका। अब जो कोशिका जो होती है, जो सजीव और निर्जीव की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होती है उसी को अपन बोलते हैं कोशिका। यानी कि जो सजीव होता है, जीव, इसकी जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होती है इसी को क्या नाम दे रहे हैं अपन, कोशिका। देखिए दोस्तों, हमारा जो शरीर जो होता है, जो पूरा का पूरा जो शरीर कोशिका से ही मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। इसीलिए संरचना की दृष्टि से अपन यदि अपन देखें और कार्यात्मक दृष्टि से अपन देखें तो जो कोशिका है वो इन दोनों से, संरचना की दृष्टि से और कार्य की दृष्टि से, हमारा जो शरीर होता है वो कोशिका का ही बना होता है। जो हमारे शरीर की जो बनावट है वो कोशिका के अनुसार ही होती है और जो कार्यात्मक जो क्षमता होती है वो भी कोशिका के अनुसार ही होती है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो कोशिका होती है, कोशिका का जो अध्ययन जो होता है, इसके अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं अपन साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो आधुनिक कोशिका विज्ञान है, आधुनिक जो कोशिका विज्ञान है इसके जनक की बात करते हैं अपन। आधुनिक कोशिका के विज्ञान के जनक की बात करते हैं तो दोस्तों कई बार हमारे कंपटीशन में छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, जो जैसे पूछ लिया हमारे पास आधुनिक कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, तो अपन कह सकते हैं सीपी स्वानसन। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, सीपी स्वानसन। अब बात करते हैं भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है,
भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक। तो जो भारतीय कोशिका विज्ञान है इसके जो जनक हैं वो A.K. शर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? A.K. शर्मा को कहा जाता है। ठीक है ना। ये दोनों जो जनक हैं, जैसे आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक C.P. स्वानसन, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक A.K. शर्मा। इसके बाद में अपन जो कोशिका की जो खोज है इसकी बात करते हैं। ठीक है ना। किसकी बात करते हैं? कोशिका की खोज की। तो कोशिका की खोज जो सर्वप्रथम की थी, किसने की थी कोशिका की सर्वप्रथम खोज? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। और कब की थी? 1665 में। कब की थी? 1665 में। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो कोशिका की खोज की थी वो कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी? ये मृत कोशिका थी। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन सी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज। कौन सी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो अपन कह सकते हैं कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी? 1665 में की थी। तो देखिए अपन ने स्टार्ट किया था कोशिका। तो देखो कोशिका क्या है? जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक एवं जननक्षम जो इकाई है वो क्या है? कोशिका। यानी कि हमारा जो शरीर है, पूरा का पूरा जो शरीर है जो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। इसके बाद में अपन कोशिका के अध्ययन की बात करते हैं। तो जो कोशिका का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि आधुनिक जो कोशिका विज्ञान है, आधुनिक जो कोशिका विज्ञान है उसके जनक किसको कहा जाता है? तो वो है C.P. स्वानसन। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो भारतीय कोशिका विज्ञान है इसके जो जनक हैं वो किसको कहा जाता है? A.K. शर्मा को। किसको कहा जाता है दोस्तों? A.K. शर्मा को कहा जाता है। इसके बाद में अपन खोज की बात करते हैं। तो खोज किसने की थी कोशिका की? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। और कौन सी कोशिका में की थी? कौन सी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। इस बात को आप ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये आ जाते हैं। और इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये तो इसने मृत कोशिका की खोज कर दी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो जीवित कोशिका की जो खोज है, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की जो खोज है वो की थी एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक। देखो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक ने। एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक ने की थी। और मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है ना। और रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो कोर्क कोशिकाओं में की थी। कौन सी कोशिकाओं में की थी? कोर्क कोशिकाओं में, कोर्क में की थी। ठीक है ना। तो ये 4 5 6 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है सारे के सारे कोशिका में। लगभग ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं हर बार कंपटीशन में आते हैं। तो इनका आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। देखिए अपन पढ़ रहे हैं कोशिका। क्या पढ़ रहे हैं अपन? कोशिका। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो कोशिका है, हमारा जो शरीर है वो किसका बना होता है? कोशिका का। और यदि अपन कोशिका के डेफिनेशन की बात करते हैं
तो डेफिनेशन में क्या है कि जो हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक एवं जननक्षम जो इकाई होती है उसी को क्या नाम देते हैं अपन, कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में जो कोशिका है, कोशिका से किसका निर्माण होता है, कोशिका से किसका निर्माण होता है, उत्तकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण होता है। कोशिका से किसका निर्माण होगा दोस्तों, उत्तकों का। या फिर अपन उत्तकों के बारे में ये भी कह सकते हैं कि उत्तक क्या होते हैं, तो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होते हैं उत्तक। बहुत सारे क्या होते हैं, कोशिकाओं का समूह होते हैं। कौन होते हैं, उत्तक, ठीक है ना। ये देखो बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को क्या नाम देते हैं अपन, उत्तक। अपन कह सकते हैं कि बहुत सारी कोशिका मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, उत्तकों का निर्माण करती हैं। इसके बाद में बहुत सारे उत्तक मिलकर किसका निर्माण करेंगे, अंगों का निर्माण करेंगे। बहुत सारे उत्तक मिलकर किसका निर्माण करेंगे, अंगों का निर्माण करेंगे। भाई बहुत सारी कोशिका मिलकर उत्तकों का निर्माण कर रही हैं, बहुत सारे उत्तक मिलकर किसका निर्माण करेंगे, अंगों का निर्माण करेंगे। और जब बहुत सारे अंग आपस में मिल जाते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। बहुत सारे अंग मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। और जब बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे अंग तंत्र जब आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, शरीर का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये देखो अपन इसको दोबारा फिर से समझेंगे। कोशिका, कोशिका की डेफिनेशन की अपन बात करते हैं कि हमारे शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं जो जननक्षम जो इकाई होती है उसको अपन क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं उत्तकों की। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, उत्तकों का निर्माण करती हैं। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं अंगों की। तो बहुत सारे उत्तक मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, अंगों का निर्माण करेंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं अंग तंत्र की। तो बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे शरीर में जैसे पाचन तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है। तो बहुत सारे तंत्र हो गए, ये मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। तो देखो हमारा शरीर, देखो किस प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखो। आगे देखिए, आगे देखिए। अब सब लोगों को पता है, सब लोगों को पता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी और 1665 में की थी। लेकिन ये बात कहाँ लिखी हुई है, लेकिन ये जो बात है, ये जो बात है रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में की थी, कहाँ लिखी हुई है, अब किसी ने किसी बुक में लिखी होगी। तो उस बुक का नाम है, उस बुक का क्या नाम है, बुक, उस बुक का क्या नाम है, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया पुस्तक में प्रकाशित। उस बुक का क्या नाम है दोस्तों, माइक्रोग्राफिया पुस्तक में प्रकाशित। तो सबको पता है, देखो यदि अपने पास क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन हो जाता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी सन 1665 में की थी, लेकिन ये बात लिखी हुई कौन सी पुस्तक में है, तो उस पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं। तो उस पुस्तक का क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक में प्रकाशित है। तो देखिए इस बात को आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बुक का नाम पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज की। तो जीवित कोशिका की खोज आपने अभी पढ़ा था अपन ने, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवित कोशिका की खोज। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी और ये की थी 1674 में की थी। कब की थी, 1674 में की थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका की अपन बात करते हैं।
सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं तो देखिए सजीव जगत की अपन लिखते हैं यहाँ पर सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका तो कौन सी है? सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा लेड लेवी, ठीक है ना? कौन सी है? माइकोप्लाज्मा लेड लेवी। और कौन इसके जो आकार की अपन बात करते हैं तो इसका आकार है 0.1 म्यू। इसका आकार कितना है? 0.1 म्यू। तो क्वेश्चन आ जाता है कि माइकोप्लाज्मा लेड लेवी सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा में 2-3 फैक्ट हैं। इन फैक्टों में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2-3 फैक्ट कौन कौन से हैं वो देखिए कि ये जो माइकोप्लाज्मा है, इस माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोखर भी कहा जाता है। पादप जगत का जोखर भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए अपने पास में कि पादप जगत का जोखर किसे कहा जाता है तो अपन क्या कहेंगे? माइकोप्लाज्मा को। पादप जगत का जोखर किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। अब ये जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है कोशिका भित्ति रहित होता है। कोशिका भित्ति रहित माइकोप्लाज्मा होता है, कोशिका भित्ति रहित होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। क्वेश्चन अपने पास आ जाए कि ऐसी कोशिका का नाम बताओ जो कोशिका भित्ति रहित होती है, ठीक है ना? तो अपन कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा कह सकते हैं। और माइकोप्लाज्मा को PPLOB कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं? PPLOB कहते हैं। तो देखो PPLO का जो पूरा नाम अपन बात करते हैं तो वो है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? तो देखो माइकोप्लाज्मा में 3 फैक्ट हो गए अपने पास में। माइकोप्लाज्मा में कितने फैक्ट हो गए? 3 फैक्ट हो गए। कौन कौन से? देखो पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। और माइकोप्लाज्मा जो है कोशिका भित्ति रहित होता है। इसके बाद में इसको PPLO भी कहते हैं। PPLO का पूरा नाम जो है वो है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना? तो माइकोप्लाज्मा के बारे में 3 फैक्ट हो गए। एक बार फिर से देखिए, जो जितना अपन ने पढ़ा दिया है वो ध्यान से देखिए। देखो कोशिका के बारे में अपन ने बताया था कि जो जीव जो होता है उसके संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होती है उसको अपन कोशिका बोलते हैं। इसके बाद में बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती हैं। या फिर उत्तकों को अपन बहुत सारी कोशिकाओं का समूह भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद में बहुत सारे उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करेंगे और बहुत सारे जब अंग आपस में मिल जाएंगे तो अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। और जब बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिल जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। इसके बाद में अभी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 में की थी। लेकिन कौन सी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। कौन सी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। लेकिन ये बात लिखी हुई कहाँ है? ये बात लिखी हुई कहाँ है? कौन सी पुस्तक में लिखी हुई है? दोस्तों कई बार पूछ लेता है कि जो ये बात जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी वो कौन सी पुस्तक में प्रकाशित है या फिर कौन सी पुस्तक में लिखी हुई है? उस पुस्तक का नाम बताइए। तो उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया पुस्तक में प्रकाशित
हो रखी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जीवित कोशिका की जो खोज की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी, सन 1665 में की थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सजीव जगत की सबसे छोटी जो कोशिका है उसको क्या कहते हैं, कौन सी कोशिका है, माइकोप्लाज्मा लेड हेवी। और यदि इसके आकार की बात करते हैं अपन तो उसका जो आकार है 0.1 म्यू है। इसका आकार कितना है, 0.1 म्यू है। अब माइकोप्लाज्मा में 3 फैक्ट अपने को याद रखने हैं कि पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। ऐसी कोशिका का नाम बताओ जो भित्ति रहित होती है, तो वो है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा को PPLO भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसी के साथ अपन आगे चलते हैं। अब अपन ने बात कर ली जैसे सबसे छोटी कोशिका, पादप सजीव जगत की सबसे छोटी जो कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा थी। अब सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, तो बताइए दोस्तों कि सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। यदि अपन इसके आकार की बात करते हैं, तो इसका जो आकार होता है 17 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है ना, 17 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का होता है, 17 सेंटीमीटर का होता है। अब इसमें शुतुरमुर्ग में भी 2-3 बातें हैं वो जो ध्यान रखने योग्य हैं, 2-3 फैक्ट हैं, उसके बारे में देखो। ये जो शुतुरमुर्ग जो होता है नहीं उड़ने वाला पक्षी, नहीं उड़ने वाला पक्षी। देखो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने पास कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं जो मार्क दे देते हैं, जैसे पूछ लिया नहीं उड़ने वाले पक्षी का नाम बताओ, अब सब लोग सोचेंगे लेकिन पक्षी है तो उड़ेगा तो जरूर, पक्षी है तो उड़ेगा जरूरी। लेकिन ये जो शुतुरमुर्ग होता है वो उड़ता नहीं है। क्या नहीं होता है, उड़ता नहीं है। दूसरा फैक्ट अपन ये याद रखेंगे शुतुरमुर्ग के बारे में कि सबसे तेज गति से पक्षियों में, अपन बात कर रहे हैं पक्षियों की, मैं यहाँ पर लिख भी दे देता हूँ, पक्षियों में सबसे तेज गति से चलने वाला पक्षी। देखो पक्षियों में सबसे तेज गति से चलने वाला पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। यदि पक्षियों में कंपटीशन करवाया जाए चलने का, गति करने का, दौड़ने का कंपटीशन करवाया जाए, उड़ने का नहीं सिर्फ दौड़ने का कंपटीशन करवाया जाए, तो सबसे आगे कौन जाएगा, शुतुरमुर्ग जाएगा। कौन जाएगा, शुतुरमुर्ग जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं मानव शरीर की। अपन बात करते हैं अगला फैक्ट कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी है। तो अपन लिखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, उसका नाम है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कौन सी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका है। यदि अपन इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई होती है 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर होती है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का यदि नाम पूछ ले तो उसका नाम है तंत्रिका कोशिका, और उसकी जो लंबाई जो होती है वो होती है 1 मीटर होती है। इसके बाद में अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो गई, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है वो है शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। कौन सी कोशिका है? शुक्राणु कोशिका है। इसके बाद में अपन ध्यान देते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए अपने पास। देखो पहली बात तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, कितनी है इसकी लंबाई? 1 मीटर। इसके बाद में मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, इसके बारे में लंबाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद में आगे देखो, अपन बात करते हैं, ये 2 बातें हो गई, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आप सब लोग एक बार दोबारा से देख लीजिए, फिर इसको अपन रफ करके अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोशिका के बारे में ही। तो देखो, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर होती है। नहीं उड़ने वाला पक्षी, शुतुरमुर्ग जो है कौन सा पक्षी है? नहीं उड़ने वाला पक्षी। पक्षियों में एकमात्र ऐसा पक्षी है जो नहीं उड़ता है। इसके बाद में पक्षियों में सबसे तेज गति से चलने वाला पक्षी, पक्षियों में सबसे तेज गति से चलने वाला पक्षी ये हो गया। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की अपन बात करते हैं तो वो है तंत्रिका कोशिका, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं तो वो है कौन सी? शुक्राणु। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। यदि आप लोग कंसंट्रेट होकर के पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ जो आपकी याद नहीं हो रहा। मैं एक बात को 5-5, 6-6 बार रिपीट कर रहा हूँ, और आप लोग साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाते रहिए ताकि दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। अपन किसकी बात करते हैं? कोशिका सिद्धांत की अपन बात करते हैं। कोशिका सिद्धांत की अपन बात करते हैं तो देखिए, कोशिका जो सिद्धांत है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकांश रूप से इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वो देखिए, कोशिका सिद्धांत। सर्वप्रथम बात करते हैं कि जो कोशिका सिद्धांत है वो दिया किस किसने है। कोशिका सिद्धांत 2 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 2 व्यक्ति थे। पहला नंबर 1 देखो, एक तो था एमजे स्लाइडेन। एमजे स्लाइडेन, एमजे स्लाइडेन। दूसरा जो व्यक्ति है वो है टी स्वान। दूसरा व्यक्ति कौन सा है? टी स्वान। कितने व्यक्ति हो गए? 2 व्यक्ति। दोस्तों अपन इसके पूरे नाम की बात करते हैं। मैं इसका पूरा नाम भी साथ के साथ लिख देता हूँ कि बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग कहेंगे बोले कि एमजे कौन है। कई लोग तो इतने मासूम लोग बैठते हैं कई बार तो वो पता है एमजे को क्या समझेंगे? मुकेश जहांगीर स्लाइडेन हो गया। तो ऐसा नहीं है। तो एमजे का पूरा नाम है मैथियस जैकोब
स्लाइडेन। मैथियस जैकोब स्लाइडेन। इसके बाद में ऐसे टी स्वान का जो पूरा नाम है वो है थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान। तो कोशिका सिद्धांत को के बारे में बताने वाले या फिर इसके प्रतिपादन करने वाले जो व्यक्ति हैं, कोशिका सिद्धांत के जो प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हो गए? 2 व्यक्ति हो गए। नंबर 1 एम जे स्लाइडेन और टी स्वान। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इस सिद्धांत में बताया क्या गया। इस सिद्धांत में ऐसा क्या बताया गया कि इसका नाम कोशिका सिद्धांत पड़ा। इसमें इम्पोर्टेंट जो बात है वो क्या है इस सिद्धांत में? तो इन्होंने ये बताया कि जो इस सिद्धांत के अनुसार अपन लिख सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पादों के बने होते हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के ये बात बता दी। क्या बता दी? कि सभी जीव कोशिका और उसके उत्पादों से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है भाई, इन्होंने बता दी। और एक बात और बताई इन्होंने। एक बात क्या बताई? कि कोशिका की जो कोशिका होती है, कोशिका जो होती है जीव की आनुवांशिक इकाई भी होती है। कोशिका जो होती है जीव की आनुवांशिक इकाई भी होती है। कोशिका जीव की आनुवांशिक इकाई होती है। इन्होंने 2 बातें बताई इस सिद्धांत में। कोशिका सिद्धांत में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो कितनी बातें हैं? 2 बातें हैं। पहली बात कौन सी है? कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिका और उसके उत्पादों से मिलकर बने हुए होते हैं। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है? कि कोशिका जीव की आनुवांशिक इकाई होती है। इन्होंने 2 बातें बता दी। ठीक है दोस्तों, कोशिका सिद्धांत के बारे में देखो 2-3 बातें बताई हैं, और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए, इतना सा देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में कितने व्यक्तियों ने बताया? 2 व्यक्तियों ने बताया। एक तो एम जे स्लाइडेन, जिसका पूरा नाम मैथियस जैकोब स्लाइडेन था। दूसरा जो व्यक्ति है टी स्वान है, जिसका पूरा नाम थियोडोर स्वान है। इस सिद्धांत के अनुसार 2 बातें बताई गई। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जो जीव है, इन्होंने बताया कि जो सभी जीव हैं कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर के बने हुए होते हैं, और कोशिका जीव की आनुवांशिक इकाई होती है। कोशिका जीव की क्या होती है? आनुवांशिक इकाई होती है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद में इसी सिद्धांत में एक वैज्ञानिक और आ गया। इस सिद्धांत में एक वैज्ञानिक और आ गया। उस वैज्ञानिक का नाम है रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव कब आया था भाई? ये आया था 1855 में। कब आया था? 1855 में आया था। एक बात और भी ध्यान रखना आप लोग कि जो एम जे स्लाइडेन और टी स्वान ने, जो एम जे स्लाइडेन और टी स्वान जो थे, उन्होंने ये जो कोशिका सिद्धांत कब दिया था? तो वो दिया था 1838-39 में। इस बार ये जो फैक्ट था वो रह गया था उस टाइम। तो देखो 1838-39 में दिया था। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आया रुडोल्फ विर्चोव। कौन सा वैज्ञानिक आया? रुडोल्फ विर्चोव। तो इन्होंने क्या बताया कोशिका सिद्धांत के बारे में? इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि इनके अनुसार, अपन लिख सकते हैं कि इनके अनुसार नई कोशिकाओं की
उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है, पुरानी कोशिकाओं से, पुरानी कोशिकाओं से होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कौन सी कोशिकाओं से होती है? पुरानी कोशिकाओं से होती है, ठीक है ना। इसके बाद में इन्होंने एक बात और बताई रुडोल्फ विर्चोव ने। अब इस सिद्धांत को लैटिन भाषा में एक नाम दिया गया। कौन सी भाषा में? एक नाम दिया गया, लैटिन भाषा में नाम दिया गया ये जो कोशिका सिद्धांत था, रुडोल्फ विर्चोव ने इस सिद्धांत को लैटिन भाषा में, जैसे अपनी जो अंग्रेजी भाषा होती है, हिंदी भाषा होती है, उसी प्रकार से एक लैटिन भाषा भी होती है। उसी प्रकार से क्या होती है? एक लैटिन भाषा भी होती है। तो उस लैटिन भाषा में इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया? एमिनस सेलुला ई सेलुली। देखो इस सिद्धांत का क्या नाम दिया? एमिनस सेलुला ई सेलुली। लैटिन भाषा में नाम दे दिया। कौन से सिद्धांत का? जो कोशिका सिद्धांत था उसका क्या नाम दे दिया? एमिनस सेलुला ई सेलुली। क्वेश्चन अपने पास आ जाए, एमिनस सेलुला ई सेलुली कौन से सिद्धांत को कहा जाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन में क्या आ जाएगा? जैसे एमिनस सेलुला ई सेलुली। तो दोस्तों आगे देखिए, अब आप सब लोगों को पता है, एक बात ध्यान दीजिए, आप सब लोगों को पता है कि अपवाद हर जगह मिलते हैं। अपवाद हर जगह मिलते हैं। अपवाद हर जगह कैसे मिलते हैं? जैसे मान लो सज्जनों की एक टोली है, उस टोली में भी कोई ना कोई एक सज्जन, उसमें अपवाद श्रेणी के जो लक्षण हैं वो उसमें प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे दुर्जनों की एक टोली होती है, उसमें सज्जन, एक सज्जन मिल जाता है अपने को, तो वो सब क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। उसी प्रकार से कोशिका सिद्धांत का भी एक अपवाद निकल करके आ गया। तो अपन बात करते हैं कोशिका सिद्धांत का अपवाद। कोशिका सिद्धांत का अपवाद हर जगह मिलते हैं दोस्तों। ये अपवाद जो हैं हर जगह मिलते हैं, कहीं देख लो जाए, कोई से भी क्षेत्र में, कोई से भी क्षेत्र में देख लो कि अपवाद जो हैं हर जगह मिलते हैं। तो देखिए आगे, कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद है वो है वायरस। इसको बोलते हैं विषाणु। क्या बोलते हैं इसको? विषाणु। वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु। अब इस विषाणु के बारे में देखो, विषाणु के बारे में, ये जो वायरस है, विषाणु है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो देखिए वायरस है, विषाणु है। तो देखिए अपने पास दो तीन बातें और भी आ गई हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। जो पहला जो कोशिका सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम बताया था एम.जे. स्लाइडेन ने बताया था 1838 और 39 में बताया था इसने। इसके बाद में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जो सभी जीव जो होते हैं कोशिका और उसके उत्पादों से मिलकर के बने हुए होते हैं। इसके बाद में इन्होंने बताया, इसके बाद में
इन्होंने बताया कि जो कोशिका जो होती है वो जीव की जो आनुवांशिक इकाई है वो होती है। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आया, रुडोल्फ विर्चो आया। उस कब आया था? 1855 में आया था। और 1855 में आकर के इन्होंने क्या बताया कि नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति है वो पुरानी कोशिकाओं से होती है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो पुरानी कोशिकाओं से होती है। और इसी सिद्धांत को इन्होंने लैटिन भाषा में एक नाम दे दिया, और उसका जो नाम है वो क्या है? एमिनस सेलुला ई सेलुली। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अपवाद जो हैं हर जगह पाए जाते हैं, तो कोशिका सिद्धांत का भी एक अपवाद पाया गया जिसका नाम है वायरस। जो वायरस क्या है? अपवाद। क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, कोशिका सिद्धांत का अपवाद बताओ निम्न में से, तो 2-3 विषाणुओं का नाम दे देते हैं, 2-3 जीवों के नाम दे देते हैं। तो नंबर 1 पर जैसे विषाणु अपने पास ऑप्शन में होता है तो अपन इसके ऊपर टिक कर देंगे और अपना जो क्वेश्चन है सही चला जाएगा। और जो वायरस जो होता है सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में अपन आगे चलते हैं। इसके बाद में देखो, एक तो होती है अपने पास जंतु कोशिका, एक तो होती है अपने पास में जंतु कोशिका, एक होती है अपने पास में पादप कोशिका। दोस्तों, आगे अब भी तो अपन इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे, अब भी तो सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। इसके बाद में इनके अलग एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे। सिर्फ अभी तो अपन इसके अंदर डिफरेंस देखेंगे कि पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो है क्या। तो वो देखिए, अपन देख रहे हैं। देखो, मैं यहाँ पर एक सारणी रूप से बना रहा हूँ, आप लोग भी इसी प्रकार से बना लीजिए। अपन ओनली सिर्फ डिफरेंस की बात करेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट है वो है क्या, एक्चुअल में है क्या। तो वो देखिए, अपन पहले सर्वप्रथम अपन बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली की सर्वप्रथम अपन बात करेंगे किसी कोशिका झिल्ली की। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होती है। जंतु कोशिकाओं में क्या होती है? उपस्थित होती है। अपन बात करते हैं पादप कोशिका की, तो जो कोशिका झिल्ली होती है पादप कोशिका में उपस्थित नहीं होती है, लेकिन इसके स्थान पर क्या उपस्थित होता है? इसके स्थान पर होता है कोशिका भित्ति। क्या उपस्थित होता है दोस्तों? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ठीक है ना। अपने पास एक जो है एक अंतर ये हो गया कि कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में उपस्थित होती है और पादप कोशिका में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो अनुपस्थित होती है तो उसके स्थान पर क्या होगा? कोशिका भित्ति होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं पर्णहरित की। जो पर्णहरित जो होता है, हरित लवक जो होता है वो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित जंतु कोशिका में क्या होता है? अनुपस्थित। लेकिन पादप कोशिकाओं में पर्णहरित उपस्थित होता है। पादप कोशिका में क्या होता है? उपस्थित होता है। इसके बाद में देखिए, अपन बात करते हैं तारक काय की। अपन बात करते हैं तारक काय की बात करते हैं। तो ये जो तारक काय है जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है? उपस्थित। जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, लेकिन पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। 3 फैक्ट हो गए दोस्तों। 3 जो अंतर हैं वो अपने देख लिए। आगे देखिए, चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अंतर हो रहा है वो देखो, इम्पोर्टेंट है, वैसे इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना कि जो जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, रिक्तिकाएँ जो होती हैं, रिक्तिकाएँ उपस्थित होती हैं। रिक्तिकाएँ क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं, लेकिन कैसी होती हैं? आकार के हिसाब से छोटी होती हैं।
कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि पादप कोशिकाओं में भी रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे रिक्तिकाएं उपस्थित। रिक्तिकाएं क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, लेकिन कैसी होती हैं, आकार में बड़ी होती हैं। जंतु कोशिका की तुलना में क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगला फैक्ट, लाइसोसोम। इन सब के बारे में दोस्तों अपन पढ़ेंगे एक एक के बारे में, लेकिन अभी तो सिर्फ अपन डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है ना। तो लाइसोसोम जो हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, लेकिन पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में अनुपस्थित, पादप कोशिका में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद में अपन अगला जो फैक्ट अपन पढ़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछ लेता है इसके बारे में क्वेश्चन में भी। तो जो पादप कोशिकाओं में जो भोजन संग्रह होता है, जंतु कोशिका में जो भोजन संग्रह होता है वो किस रूप में होता है। भोजन संग्रह इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, भोजन संग्रह, ठीक है। तो देखो इसमें जो जंतु कोशिका में जो भोजन संग्रह होगा वो ग्लाइकोजन के रूप में होगा। किस रूप में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में होगा दोस्तों, ग्लाइकोजन के रूप में होगा। और जो पादप कोशिका है इसमें जो भोजन संग्रह होगा वो स्टार्च के रूप में होगा। किस रूप में होगा, स्टार्च के रूप में होगा, मंड के रूप में होगा। इसके बाद में अपन अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला जो फैक्ट है हमारे पास में, जो कोशिका विभाजन की बात करते हैं अपन, सेल डिवीजन की बात करते हैं अपन। कोशिका जो विभाजन है, कोशिका विभाजन जो जंतु कोशिका में होता है वो खांच विधि के द्वारा होता है दोस्तों। कौन सी विधि के द्वारा होता है, खांच विधि के द्वारा होता है। और जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में कोशिका जो विभाजन है, कोशिका जो विभाजन है, पादप कोशिका में जो कोशिका विभाजन है वो कोशिका पट विधि के द्वारा होता है। कोशिका पट विधि के द्वारा होता है। तो देखिए सात डिफरेंस हो गए अपने पास में। कितने डिफरेंस हो गए, 7 डिफरेंस हो गए। तो देखो नंबर 1 पे अपन दोबारा से इसके बारे में पढ़ते हैं, सातों के बारे में। और आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा से मैं इसको समझा देता हूँ आपको एक बार और। ध्यान से पढ़िए दोस्तों, पूरा कंसल्टेट होकर के पढ़िए, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कोशिका झिल्ली इसमें उपस्थित होती है। किसमें, जंतु कोशिका में। कोशिका झिल्ली की अपन बात करें तो ये जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है। लेकिन जब अनुपस्थित होती है तो उसके स्थान पर क्या उपस्थित होता है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पर्णहरित की। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, पर्णहरित की बात करते हैं। तो ये पर्णहरित जो होता है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होगा, लेकिन जो पादप कोशिका है इसमें क्या होगा, उपस्थित होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं जंतु कोशिका में जो तारक काय जो होता है, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखा नहीं तारक काय का नाम, जंतु को तारक काय, तारक काय, तारक काय इसमें क्या होगा, उपस्थित। लेकिन इसमें जो तारक काय होगा वो कैसा होगा, अनुपस्थित होगा। अनुपस्थित, तारक काय क्या होगा, इसमें अनुपस्थित होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं रिक्तिकाओं की बात करते हैं अपन। इसके बाद में अपन किसकी बात करते हैं, रिक्तिकाओं की बात करते हैं। तो देखिए रिक्तिका जो होती हैं उपस्थित होती हैं किसमें, जंतु कोशिका में उपस्थित होती हैं, लेकिन कैसी होती हैं, आकार में छोटी होती हैं। और जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं, लेकिन कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। इसके बाद में लाइसोसोम की बात करते हैं। तो लाइसोसोम कहाँ उपस्थित होते हैं, किसमें, पादप जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं, लेकिन पादप कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होते
हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं भोजन संग्रह की। जो भोजन संग्रह है जो जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में होगा, और जो भोजन संग्रह है स्टार्च यानी कि मंड के रूप में होगा। किसमें? पादप कोशिका में मंड के रूप में होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कोशिका विभाजन की। जो कोशिका विभाजन है वो जंतु कोशिका में खांच विधि के द्वारा होगा, लेकिन कोशिका विभाजन जो है इसमें कोशिका पट विधि के द्वारा होगा। दोस्तों इसका एक बार आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल अपन नेक्स्ट इसी के आगे, अभी ये कोशिका जो चैप्टर है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अपन को इसको डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ के बारे में देखेंगे, एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे, समझेंगे। कल अपन इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में कल इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे ये कोशिकीय जीव क्या होते हैं, आकार के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, कोशिका के आधार पर जो कोशिका है जो कितने भागों में बांटा गया है, वो जो सारी बातें हैं अपन कल पढ़ेंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ में।